Hello दोस्तों, welcome back to Academic Study Hub. So in this video we are going to cover BHIE 107 आधुनिक यूरोप के बारे में. ठीक है, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं आज. इसके अंदर बेसिकली इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 टॉपिक्स को कवर करेंगे. तो आशा करता हूँ अगर आप इस 20 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम के 90% के अराउंड जो आपकी तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए. सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं प्रारंभिक तुर्क शासन. ठीक है, तो इसमें क्या है कि तुर्क शासक बेसिकली कौन थे. अगर मुगल की स्टार्टिंग की बात करें या दिल्ली सल्तनत की बात करें तो उसकी स्टार्टिंग जो की है वो तुर्क शासकों द्वारा की गई थी. तो 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे. उसके बाद उत्तरी भारत पर तुर्क शक्ति का प्रभाव पड़ गया. ठीक है, प्रभाव बढ़ गया, यानी कि जो तुर्क शासक थे वो बाहर से आए हुए थे. ठीक है, वो भारत के नहीं थे. तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करी. ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना करी जिससे कि भारत में दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हुआ. बेसिकली क्या है ये कि कुतुबुद्दीन ऐबक वो इंसान थे, ठीक है, वो व्यक्ति थे जिन्होंने 1206 में फर्स्ट टाइम दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी. ठीक है, नींव रखी उन्होंने, जिसका सबसे पहला वंश क्या था, गुलाम वंश. ठीक है, बेसिकली क्या था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर हम जानें तो ये राजा के अंडर वर्किंग था. ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि इससे पहले जो थे मोहम्मद गौरी शासक में हुआ करते थे, बट उनकी डेथ के बाद क्योंकि उनके खुद के कोई औलाद नहीं थी, ठीक है, कोई बच्चा बेटा नहीं था उनका, तो इसलिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इनको शासन दिया गया क्योंकि ये बहुत ईमानदार और उनके भरोसेमंद लोगों में से आते थे. ठीक है, तो ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था. ठीक है, लाख बख्श क्यों कहा जाता था, बिकॉज वो जो थे ना वो बहुत ज़्यादा दान के लिए जाने जाते थे. ठीक है, लाख बख्श का मतलब ये होता है लाखों का दान देने वाला या फिर लाखों लोगों को सपोर्ट करने वाला टाइप ऑफ. ठीक है, तो उसने कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया. ठीक है, कुतुब मीनार का अगर नाम की बात करें तो ये भी इन्हीं के नाम पे रखा गया. और साथ ही साथ कई मस्जिदों का निर्माण करवाया इन्होंने अपने समय पे. उसके बाद इल्तुतमिश ने सल्तनत को मजबूत किया. ठीक है, इल्तुतमिश वो थे जो इनके बाद आए थे सत्ता में और दिल्ली को स्थायी राजधानी बना दिया. ठीक है, उसने प्रशासन को व्यवस्थित किया और चांदी का टंका, तांबे की जीतल जो था उसका सिक्का चलाया. साथ ही साथ अगर बात करें तो मंगोल आक्रमणों से राज्य की रक्षा करी उस टाइम पे. प्रारंभिक तुर्क शासकों ने भारत में एक संगठित मुस्लिम शासन की नींव रख दी, जिसके कारण क्या हुआ कि आगे चलकर दिल्ली सल्तनत को एक शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया गया. ठीक है, तो बेसिकली क्या करा, इल्तुतमिश के टाइम पे कई बार मंगोलों द्वारा हमला किया गया दिल्ली सल्तनत पे. ठीक है, बट उन्होंने मजबूती से सामना किया. नेक्स्ट है इल्तुतमिश और बलबन की प्रशासनिक व्यवस्था. तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है बेसिकली, क्योंकि उसने क्या करा, बिखरे हुए राज्य को संगठित किया था. उसने चहलगानी अर्थात 40 तुर्क अमीरों का समूह बनाया. ठीक है, तुर्क अमीरों का समूह बनाया जिसमें कि प्रशासन को मजबूत किया. और बलबन ने राजसत्ता की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए रक्त और लौह, जिसको कि ब्लड एंड आयरन का कहते हैं, उसकी नीति अपनाई. उसने जो अमीरों की शक्ति थी ना वो कम कर दी. साथ ही साथ गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत बनाया, यानी गुप्तचर आपके बीच में रहेगा बट आपको पता नहीं चलेगा. ठीक है, नॉर्मली जैसे होते हैं. ठीक है, और सीमाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया. उसने सुल्तान को ईश्वर का प्रतिनिधि माना कि अगर कोई किसी सल्तनत का कोई राजा है या शासक है तो वो क्या है, ईश्वर के द्वारा आया गया है, भेजा गया है. शाही गरिमा बनाए रखी उन्होंने. इल्तुतमिश और बलबन की जो नीतियाँ थी उन्होंने दिल्ली सल्तनत को राजनीतिक स्थिरता और मजबूत प्रशासन प्रदान किया. ठीक है, नेक्स्ट है खिलजी वंश एवं अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक और सैन्य सुधार. तो अगर यहाँ की बात करें खिलजी वंश की तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो दिल्ली सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है. ठीक है, उसने मंगोल आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका.
दक्षिण भारत तक अपने राज्य का विस्तार कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ सेना को मजबूत बनाने के लिए उसने क्या करा, घोड़ों पर दाग यानी दाग प्रणाली और सैनिकों का हुलिया यानी चेहरा क्या करा, दर्ज करने का व्यवस्था शुरू कर दिया। बेसिकली क्या करते थे, घोड़ों पर दाग यानी कि हर एक राज्य का अपना चिन्ह हुआ करता था जो कि घोड़ों पे छापा जाता था, जिससे पता चले कि हाँ कौन से राज्य का घोड़ा है। ओके, और आर्थिक सुधारों के अंतर्गत उसने क्या करा, बाजार नियंत्रण नीति लागू की, जिसमें कि वस्तुओं की कीमतें जो थी ना वो निश्चित की गई। ठीक है, और सरकारी निरीक्षणों की नियुक्ति की गई। किसानों के भूमि का जो कर था वो बढ़ाकर राज्य की आय में वृद्धि की गई। बेसिकली क्या करा, किसानों के ऊपर जो भूमि कर पहले नॉर्मली हुआ करता था उसमें बढ़ोतरी कर दी गई, यानी किसानों के ऊपर एक तरह से देखा जाए तो दबाव पड़ गया ज़्यादा। और उससे क्या हुआ, इससे मतलब जो राज्य की आय थी, ठीक है, जो टैक्सेस राज्य के काम के लिए ली जाती है उसमें वृद्धि की गई। और इन सुधारों ने सेना को कम लागत पर बनाए रखना संभव हुआ। ठीक है, बेसिकली इन सुधारों के कारण क्या हुआ, सेना को कम, ठीक है, कम लागत यानी कि कम खर्च पर भी अच्छा मतलब मजबूत बनाए रखना संभव हो गया। शासन जो था अधिक प्रभावी बन गया इसके कारण। नेक्स्ट है तुगलक वंश, मोहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थी अपनी तुगलक जो थे अपनी महत्वाकांक्षी लेकिन असफल योजनाओं के लिए प्रसिद्ध था। तो बेसिकली क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक का अगर उसके बारे में पढ़े तो उसने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। बेसिकली क्या थे कि ये ना जो मोहम्मद बिन तुगलक थे ये बहुत बुद्धिमान माने जाते थे, बट कहीं ना कहीं क्या था, बहुत सारी असफलताओं का सामना भी इनको करना पड़ा। सबसे पहला क्या हुआ कि उन्होंने जो राजधानी पहले दिल्ली हुआ करती थी वहाँ से बदल के उन्होंने दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। तांबे की जो सांकेतिक मुद्रा जारी की, मतलब इन्होंने क्या करा, अपने टाइम पे तांबे की सांकेतिक मुद्रा जारी की तथा दोआब क्षेत्र में कर बढ़ा दिया। लेकिन अधिकांश योजनाएं असफल रही। ठीक है, कुछ चीज़ें जो थी इनकी सफल रही बट बहुत सारी चीज़ें थी वो असफल रही। इसके जो कि विपरीत क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक ने जनता के कल्याण पर अधिक ध्यान दिया। बेसिकली यहाँ पर तुगलक में भी ना दो लोग हुआ करते थे, एक तो मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरे फिरोज शाह तुगलक। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जनता के कल्याण पे ध्यान दिया और उसने नहरों, बागों, सरायों, अस्पतालों और मदरसों का निर्माण कराया तथा सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया। तुगलक काल में जो था प्रशासनिक प्रयोगों के साथ साथ कोकलयान की कार्य भी महत्वपूर्ण रहे। तो बेसिकली क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बनाई बट ना ज़्यादा चीज़ें असफल रही। उनके बहुत सारे प्लान्स जो थे वो असफल रहे। रीज़न क्या था, पहली बात तो जो कि उन्होंने राजधानी शिफ्ट कर दी थी उसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ हुई। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हुआ कि लोग उनसे असंतुष्ट थे। ठीक है, लोगों को उनका व्यवहार या फिर उनका शासन अच्छा नहीं लगा, ये भी एक रीज़न था। और दूसरा कि कोई भी जो कि प्लान है ना वो सही से कि समाज पे सही से लागू नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य। अगर इसकी बात करें तो उसके प्रशासन, अर्थव्यवस्था और संस्कृति जो है बहुत मेन चीज़ें मानी जाती हैं। तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ये दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था जो थी सुव्यवस्थित थी तथा नायक व्यवस्था थी और इसके माध्यम से जो था प्रांतों का संचालन किया जाता था। कृषि, व्यापार और विदेशी वाणिज्य के कारण जो था अर्थव्यवस्था समृद्ध थी। समृद्ध मीन्स अच्छी चल रही थी। मंदिर स्थापत्य, संगीत, नृत्य और साहित्य का जो था उल्लेखनीय विकास हुआ उस टाइम पर। हिम्पी इसकी जो थी वो राजधानी थी। हिम्पी क्या थी, इनकी राजधानी थी विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें तो, और जो अपनी भव्य इमारतों और मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य ने दक्षिण भारत की सांस्कृतिक और परंपराओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओके, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के बारे में कभी ना किसी तरह से पूछ लेते हैं।
ठीक है, आपको या तो सीधा पूछ लेंगे या इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। नेक्स्ट है बहमनी साम्राज्य एवं दक्कन की राजनीति। तो 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह ने क्या करा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी। ये दक्कन का पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बना था। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बीच रायचूर दोआब को लेकर जो था लंबे समय तक तर्क संघर्ष चलता रहा। ठीक है, लंबे समय तक जो संघर्ष था वो चलता रहा। बहमनी शासकों ने प्रशासन, शिक्षा, कला और स्थापत्य को प्रोत्साहन दिया। वहीं बाद में ये साम्राज्य 5 दक्कनी सल्तनतों में विभाजित हो गया, यानी इसके क्या हुआ, 5 भाग हो गए। और दक्कन की जो राजनीति थी उसमें बहमनी राज्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, दक्कन की राजनीति की अगर बात करें तो बहमनी राज्य जो था सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, मुगल साम्राज्य की स्थापना। बाबर एवं हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे यहाँ। तो 1526 में जो था 1526 के प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है, मुगल शासन की स्थापना की बात करें तो वो कब हुआ है, 1526 में। ठीक है, कब, जबकि उन्होंने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और किस में, पानीपत के युद्ध में। ठीक है, प्रथम पानीपत के युद्ध में। इसके बाद उसने खानवा और घाघरा के युद्धों में भी विजय हासिल कर ली। बाद में अपनी आत्मकथा यानी कि बाबरनामा लिखी, जो कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है। उसके बाद हुमायूं को शेरशाह सूरी से पराजय का सामना करना पड़ा और साथ ही साथ उसे कुछ समय के लिए जो था भारत छोड़ के भागना पड़ा। ठीक है, यानी कि उस टाइम क्या हुआ, जबकि बाबर जो थे वो हार गए, मतलब हुमायूं बेसिकली उनसे, यानी कि जो कि हुमायूं थे उन्होंने वो शेरशाह सूरी से पराजय का सामना करते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि उनको भारत छोड़ के जाना पड़ता है। बाद में उसने पुण्य दिल्ली पर अधिकार कर लिया, यानी कि अराउंड 1 साल के बाद वो वापस आए। ठीक है, उन्होंने दिल्ली पे वापस अधिकार जमा लिया, यानी वापस लड़ाई हुई और हरा दिया उनको और वापस अपना अधिकार दिल्ली पे स्थापित कर लिया। बाबर और हुमायूं ने मुगल शासन की नींव मजबूत की, जिसका कि विस्तार आगे चलकर अकबर ने किया। ठीक है, तो ये मुगल साम्राज्य जो था ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। साथ ही साथ अगर आपको बाबर और हुमायूं के बारे में याद रख पाएँ तो और अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है अकबर की धार्मिक नीति, मनसबदारी एवं प्रशासन। तो यहाँ क्या है कि अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासक माना जाता है। उसने धार्मिक सहिष्णुता की जो नीति थी वो अपनाई, सुलह कुल का सिद्धांत दिया। उसने जजिया कर जो था वो समाप्त कर दिया। जजिया कर बेसिकली क्या होता था, जो गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता था। ठीक है, गैर मुस्लिम और कोई मुस्लिम नहीं है तो उनके ऊपर वो कर लगाया जाता था। तथा विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच विचार विमर्श के लिए इबादत खाने की स्थापना करी। और उन्होंने क्या करा, अच्छा कि उन्होंने एक इबादत खाना बनाया। ठीक है, एक स्थान उन्होंने स्थापित किया जिसका कि बेसिकली रीज़न क्या था कि वो चाहते थे कि सभी धर्मों के जो विद्वान हैं वो वहाँ आए। ठीक है, और उनका हर एक कोई अपना अपने धर्मों का ज्ञान प्रदान करे। ठीक है, हर एक उसका अपना तर्क जो है वो बताएं। और प्रशासन में जो था मनसबदारी प्रणाली लागू कर दी, जिसके माध्यम से क्या हुआ, अधिकारियों और सैनिकों की जो नियुक्ति थी वो होती थी। भूमि राजस्व व्यवस्था को डोटरमल ने व्यवस्थित कर दिया। अकबर की अगर बात करें तो उसने उनकी जो नीतियाँ थी, उन्होंने मुगल साम्राज्य को राजनीतिक स्थिरता दी, आर्थिक समृद्धि दी और सामाजिक एकता प्रदान किया। ठीक है, नेक्स्ट है जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब की नीतियाँ। तो यहाँ क्या है कि जहांगीर न्यायप्रिय शासक था। ठीक है, न्यायप्रिय यानी कि वो अच्छा शासक माना जाता था। उसने न्याय की जंजीर लगवाई। ठीक है, न्याय की जंजीर लगवाई। उसके समय में चित्रकला का विकास हुआ। शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। यानी मुगल स्थापत्य कला की अगर बात करें तो मुगल के टाइम पे सबसे ज़्यादा स्थापना हुई
वो किसने करवाया? शाहजहां के द्वारा, है ना। उसने ताजमहल का निर्माण करवाया, लाल किला का निर्माण करवाया, जामा मस्जिद जैसी भव्य इमारतें बनवाई, ठीक है। और औरंगजेब ने साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किया, ठीक है। देन इसके बाद अगर बात करें तो औरंगजेब ने राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार किया, लेकिन उसकी जो धार्मिक नीतियाँ थी ना वो बहुत ही ज़्यादा कठोर थी। उसने जजिया कर पुण्य लागू कर दिया, यानी जिसको कि एक टाइम पर अकबर ने ख़त्म कर दिया था जजिया कर को, उन्होंने वापस लागू कर दिया। लंबे दक्कनी युद्धों के कारण मुगल साम्राज्य की आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया, ठीक है। जो 10th पॉइंट है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। तो इसमें क्या है कि मध्यकालीन भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन ने सामाजिक एवं धार्मिक सुधार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भक्ति संतों की बात करें तो जैसे कि उसमें हो गए सबसे पहले कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, तुलसीदास जी और मीराबाई। तो ये लोग जो थे ना, ये जो कि भक्ति संत हुआ करते थे उस टाइम पे, उन्होंने जाति पाति, आडंबर और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया। आडंबर होता है कि दिखावे वाला टाइप का काम, ठीक है, उसका विरोध किया। तथा इनका जो मत था वो था ईश्वर की भक्ति, ठीक है, समानता और प्रेम का संदेश देना। बेसिकली इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो भी गलत चीज़ें थी ना उनका विरोध किया, बट इनका मेन मोटिव क्या था, अगर ईश्वर की भक्ति कर रहे हो ना तो सिर्फ भक्ति करो, ठीक है, पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ। तो इनका बेसिकली ये संदेश था। सूफी संतों की अगर बात करें तो जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निज़ामुद्दीन औलिया ने प्रेम, सेवा, सहिष्णुता और मानवतावाद पर बल दिया। तो इन दोनों आंदोलनों ने क्या करा कि हिंदू और मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा दिया और भारतीय समाज में सामाजिक सद्भाव एवं धार्मिक सहिष्णुता की जो थी भावना को मजबूत किया। बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे भक्ति और सूफी दोनों साथ में मिल गए। भक्ति मीन्स जो कि एक तरह से हिंदुओं को रिप्रेजेंट करता था, और सूफी जो कि एक तरह से मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट करता था, ऐसा हम कह सकते हैं। अब आता है 11th पॉइंट जो है हमारा, शेरशाह सूरी का प्रशासन एवं शासन सुधार। तो इसमें क्या है कि शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ई के बीच भारतीय इतिहास के सबसे कुशल प्रशासकों में से गिना जाता था। उसने हुमायूं को हरा करके, ठीक है, हुमायूं को हरा करके सूरी साम्राज्य की स्थापना की, और बहुत कम समय में, ठीक है, बहुत कम समय में उन्होंने क्या करा, प्रशासनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार कर दिए। उसने पूरे राज्य को सरकार और परगणों पर विभाजित कर दिया, प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति की, भूमि माप के आधार पर लगान निर्धारित किया। लगान मतलब होता है टैक्स, ठीक है, टैक्स निर्धारित किया। किसानों को लिखित पट्टा तथा कबूलियत दी गई, ठीक है, यानी किसानों के पास एक लिखित पट्टा जिसमें कि लिखा होता था कि उनकी भूमि कहाँ से कहाँ तक है, या उनके बारे में जानकारी होती थी, जिसे रजिस्ट्री भी कहते हैं आज के टाइम पे, रजिस्ट्री। जिससे क्या हुआ, कर व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनी। शेरशाह ने जो था ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। ग्रैंड ट्रंक रोड का बेसिकली मतलब ये था कि व्यापार में सुधार करना, ठीक है, जो क्या था, पंजाब से बंगाल से पंजाब तक जाती थी। मार्गों पर उन्होंने कुएं और डाक व्यवस्था की भी स्थापना कराई, जिससे कि व्यापार और संचार दोनों को बढ़ावा मिले। उसने चांदी का जो रुपया था वो जारी किया, जो आगे चल के भारतीय मुद्रा व्यवस्था का भी आधार बना। और उसके प्रशासनिक सुधारों के बाद में अगर बात करें उसकी, तो बाद में अकबर ने भी उसे अपनाया, यानी अकबर ने कुछ जो चीज़ अच्छी लगी कि हाँ उनके पिछले शासन में कुछ अच्छा हुआ है, तो उन्होंने उस चीज़ को अपने शासन में भी लागू रखा, ठीक है। नेक्स्ट है मुगल काल की भूमि राजस्व व्यवस्था, यानी कि मुगल काल के टाइम पे जो भूमि के बारे में कैसे क्या होता था वो जानेंगे। मुगल साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत जो था वो भूमि कर था, यानी कि जो टैक्स भूमि वगैरह जो टैक्स मिलता था उनको, उसी से उनका राज्य चलता था बेसिकली। अकबर के शासनकाल में राजा डेटरमल ने भूमि राजस्व व्यवस्था को वैज्ञानिक रूप दिया, ठीक है। भूमि की माप कर उसकी उपज के आधार पर कर निर्धारित किया गया, यानी कि भूमि को पहले नापा गया, ठीक है, उसका पूरा मेजरमेंट लिया गया,
उसमें कितनी उपज होती है उसके आधार पर ही टैक्स लगाया गया कि उसका कुछ भाग जो होगा वो टैक्स के रूप में देना है। और इस व्यवस्था को जब्त प्रणाली कहा गया। ठीक है, किसानों को उनकी भूमि का रिकॉर्ड दिया गया और फसल के औसत उत्पादन के अनुसार कर वसूला जाता था बेसिकली। इससे सरकारी आय जो था वो नियमित हुई तथा प्रशासन अधिक संगठित बन गया। यद्यपि सूखा या अकाल आने पर किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बेसिकली क्या है कि अगर मान लो सूखा पड़ गया या फिर उनको सही उपज नहीं हुई है, तो उस टाइम पे क्या होता था कि जो किसान होते थे ना, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। फिर भी ये व्यवस्था जो थी अपने समय की सबसे विकसित राजस्व प्रणाली में से एक मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल काल की अर्थव्यवस्था, व्यापार एवं शहरीकरण। मुगल काल में भारत विश्व के समृद्ध देशों में से शामिल था, यानी कि विश्व के बाकी जो अच्छे देश थे उनमें शामिल था। कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। ठीक है, जबकि वस्त्र उद्योग जो था और धातु उद्योग, कागज और जो चीनी और जहाज निर्माण था, उस जैसे जो उद्योग थे वो विकसित हुए। सूरत, आगरा, लाहौर, अहमदाबाद और ढाका जैसे जो नगर थे ना, व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र थे। भारत का विदेशी व्यापार फारस, अरब तथा मध्य एशिया और यूरोपीय देशों से होता था। मसाले, सूती वस्त्र, रेशम और नील का निर्यात किया जाता था। व्यापार के विस्तार के से क्या हुआ, नए नगर का विकास हुआ और शहरीकरण को भी बढ़ावा मिला। मुगल अर्थव्यवस्था ने जो था बेसिकली भारत की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब आगे अगर बात करें मुगल काल की कला और स्थापत्य एवं चित्रकला के बारे में, तो मुगल शासकों ने कला और स्थापत्य को विशेष संरक्षण दिया, उसे बचाए रखा। अकबर ने फतेहपुर सिकरी का निर्माण कराया, जबकि शाहजहां के समय स्थापत्य कला अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद इसी काल की महान रचनाएं हैं। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मुगल काल के समय में स्थापत्य को जो था ना विशेष संरक्षण दिया गया। ठीक है, यानी स्थापत्य को बढ़ावा दिया गया। अकबर ने क्या करा, फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया। ठीक है, अपने टाइम पर, और उस टाइम पे उन्होंने स्थापत्य कला को अपने बेसिकली अगर देखा जाए तो उनसे पहले अगर बात करें तो शाहजहां ने अपने समय पे स्थापत्य कला को बहुत ही इम्पोर्टेंट दी थी, जिसका कि नमूना देख सकते हैं। ताजमहल कितना खूबसूरत है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है वो। लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, ये बहुत महान एग्जाम्पल है। बेसिकली मुगल स्थापत्य में लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर का सुंदर उपयोग हुआ था। ठीक है, कब, मुगल स्थापत्य कला में, यानी मुगलों ने ज़्यादा जो चीज़ें बनाई है ना, या तो लाल संगमरमर से बनी हुई है, लाल बलुआ पत्थर इसको कहते हैं, और या फिर संगमरमर जो कि बहुत ही कीमती माना जाता है, उससे बनाया गया है। चित्रकला में फारसी और भारतीय शैली का समन्वय दिखाई देता है। जहांगीर के समय प्राकृतिक चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ। मुगल कला और स्थापत्य भारतीय संस्कृति जो थी विरासत का अमूल्य हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट है मराठा शक्ति का उदय एवं छत्रपति शिवाजी। ठीक है, अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम, छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ेंगे। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय हुआ। कब हुआ, 17वीं शताब्दी में। किनके नेतृत्व में, शिवाजी के नेतृत्व में। ठीक है, शिवाजी ने बेसिकली राजस्व की स्थापना का लक्ष्य रखा और अनेक किलों पर अधिकार कर लिया। उन्होंने अष्टप्रधान परिषद की स्थापना करी, जिससे कि प्रशासन को व्यवस्थित बनाया गया। उनकी सैन्य नीति में गनीमी छावा यानी कि छापामार युद्ध विशेष रूप से प्रसिद्ध था। ठीक है, जिसमें कि बेसिकली क्या होता था कि ये जब कोई युद्ध होता था ना, तो वहाँ पे डायरेक्टली चीज़ें ना करके वहाँ पे छापा मारा जाता था। बेसिकली अगर इनके टाइम की अगर बात करें, अगर आप मूवी भी देखेंगे इनकी, तो क्या होता था कि इनके पास सेना बहुत कम थे, तो इनको क्या होता था, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाना पड़ता था। ठीक है, पहले खुद गए, फिर बाद में जैसे उन्होंने देखी परिस्थिति थोड़ी काबू में, उन्होंने अपने बाकी लोगों को बुलाया, जिससे क्या होता था, नॉर्मल सी बात है, अचानक से हमला होने पे कोई भी उसको डिफेक्ट करने में असमर्थ हो जाता है।
तो विशेष रूप से ये प्रसिद्ध था बेसिकली। शिवाजी ने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई तथा किसानों और महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया। उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य की मजबूत नींव रखी और मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया को तेज कर दिया। ठीक है, बेसिकली उस टाइम पे मुगल साम्राज्य धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, बट साथ ही साथ क्या हुआ कि जब शिवाजी ने भी जब मराठों की तरफ से अब लड़ाई स्टार्ट करी तो क्या हुआ कि उसमें और तेज़ी आ गई, यानी मुगल धीरे धीरे ख़त्म होना ज़्यादा तेज हो गया। अब आता है मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में। तो मध्यकालीन भारत में महिलाओं की जो स्थिति है वो सामाजिक वर्ग, धर्म और क्षेत्र के अनुसार अलग अलग थी। उच्च वर्ग की महिलाओं को शिक्षा, राजनीतिक कार्यों में सीमित अवसर मिलते थे, जबकि अगर अधिकांश महिलाओं का जो जीवन था वो घरेलू कार्यों तक सीमित था। यानी कि जो बड़े बड़े घरों की महिलाएं होती थी, यानी उच्च वर्ग की जो महिलाएं होती थी, उन्हें शिक्षा और राजनीति कार्यक्रमों में सीमित, यानी कि उनको शामिल किया जाता था, बट उसमें भी ना बहुत सीमा होती थी। ठीक है, बहुत सीमित ही तौर पे किया जाता था। लेकिन अगर छोटे लोगों की बात करें तो ज़्यादातर वो घरेलू कार्यों तक ही सीमित रहती थी। पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी जो सामाजिक कुरीतियाँ थी वो प्रचलित थी उस टाइम पर। ठीक है, यानी कि उस टाइम पे बाल विवाह जो था वो मान्य था, पर्दा प्रथा रखा जाता था, सती प्रथा जैसी जो भावनाएं थी वो यानी कि थी। ठीक है, फिर भी रजिया सुल्तान, नूरजहां, चांद बीवी और मीराबाई जैसी जो महिलाएं थी उन्होंने राजनीति, प्रशासन और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो ये कुछ महिलाएं जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करा इन्होंने हिस्ट्री के अंदर। मध्यकालीन समाज में महिलाओं की जो भूमिका थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, लेकिन सामाजिक प्रतिबंधों के कारण उनकी स्वतंत्रता सीमित थी। ठीक है, नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में शिक्षा एवं साहित्य। तो मध्यकालीन में शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था वो मकतब, मदरसे, गुरुकुल और मंदिर थे। ठीक है, मुस्लिम शासकों ने अनेक मदरसों की स्थापना करवाई, जबकि जो हिंदू परंपरा में सांस्कृतिक शिक्षा का विकास जारी रहा। इस काल में फारसी राजभाषा बनी। ठीक है, यानी जो तुर्की थे ना बेसिकली उनको वो फारसी ही बोला करते थे, तो फारसी जो थी वो राजभाषा बनी। इतिहास लेखन को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, और अमीर खुसरो, अबुल फजल, बदायूनी और तुलसीदास जैसे जो महान साहित्यकार थे ना उन्होंने भारतीय साहित्य को समृद्ध किया। ठीक है, और हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी उसका उल्लेखनीय विकास हुआ। ठीक है, हर भाषा में उसको प्रिंट किया गया। ये काल जो था भारतीय साहित्य और शिक्षा के विकास की एक दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो हमारा 18 पॉइंट है वो है यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। ठीक है, तो 15वीं से 16वीं शताब्दी में समुद्री मार्गों का खोज जो था वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। उसके बाद यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां जो थी वो भारत पहुंची। सबसे पहले अगर आने की बात करें तो पुर्तगाली आए सबसे पहले, उनके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, और उसी तरह से जो फ्रांसीसी व्यापार था, ये सारे लोग जो थे बेसिकली वो व्यापार के उद्देश्य से भारत आए थे। उन्होंने तटीय क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्र जो था वो स्थापित किए और भारतीय वस्त्र, मसाले तथा अन्य वस्तुओं का जो था व्यापार किया। धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाई और भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने बेसिकली जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी बात हो रही है यहाँ पर। और उन्होंने क्या करा, यूरोपीय कंपनियों के आगमन ने भारतीय व्यापार, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। तो औरंगजेब की मृत्यु जो है वो 1707 के ईस्वी में हो गई। उसके बाद मुगल साम्राज्य जो था तेजी से कमज़ोर होने लग गया। ठीक है, बेसिकली औरंगजेब का जो शासनकाल था ना वो मुगल का लास्ट माना जाता है एक तरह से देखा जाए तो, जो मजबूत था। ठीक है, मजबूत शासकों में से लास्ट शासनकाल माना जाता है किनका, औरंगजेब का। तो उनकी मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में। ठीक है, लंबे दक्कनी युद्ध ने राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी उसको खराब कर दिया। उत्तराधिकार के संघर्ष,
कमज़ोर शासक और मनसबदारी व्यवस्था की कमियां हो गई, प्रांतीय विद्रोह, मराठों का उदय, जाटों और सिखों के आंदोलन तथा नादिर शाह और जो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण थे, उन्होंने क्या करा, साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया। अतः अंग्रेजों ने इस स्थिति का लाभ उठा करके भारत में अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। बेसिकली जबकि गृह युद्ध, एक तरह से मान लें कि गृह युद्ध हो रहा था वो, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, मान लीजिए कि गृह युद्ध हो रहा था उस टाइम पर वो, क्योंकि मुगल शासन भी भारत में थे, साथ ही साथ जो बाकी प्रांत थे, इवन मराठे हो गए या जाट हो गए या सिख हो गए, ये सारे समुदाय जो थे वो भी भारतीय थे। तो बेसिकली यहाँ पे राज्य की सत्ता के उसमें क्या हुआ कि मुगल शासन जो उस टाइम सबसे मजबूत था, तो बाकी लोग लग गए कि हाँ हमें मुगल शासन ख़त्म करना है, लेकिन उसी चीज़ का फ़ायदा उठा के अंग्रेज़ों ने क्या करा, भारत में अपना प्रभाव स्थापित करना स्टार्ट कर दिया और कर लिया। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का पतन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। अब आता है हमारा 20वां पॉइंट, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और लास्ट पॉइंट है इस पूरे लेक्चर का। तो मध्यकालीन भारत की संस्कृति विविधता और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण थी। इस काल में हिंदू मुस्लिम परंपराओं के मेल से क्या हुआ, गंगा जमुनी तहजीब का विकास हुआ। किसका? गंगा जमुनी तहजीब का विकास हुआ मध्यकालीन भारत में। ठीक है, खान पान, वेशभूषा, संगीत, स्थापत्य, भाषा और साहित्य में सांस्कृतिक समन्वय स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न धर्मों और समुदायों के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ तथा कला संगीत को जो था संरक्षण मिला। यद्यपि समाज में जाति व्यवस्था और कुछ सामाजिक कुरीतियाँ बनी, ठीक है, यानी कुरीतियाँ बनी रही, ठीक है, फिर भी मध्यकालीन भारत की जो मिश्रित संस्कृति ने आधुनिक भारतीय समाज की नींव को मजबूत किया। बेसिकली वहाँ पे बहुत सारी गलत चीज़ें बनी रही, ठीक है, जैसे बाल विवाह हो गया या इस टाइप की बहुत सारी प्रथा थी, फिर भी अगर देखा जाए तो जो उस टाइम का जो मिश्रित संस्कृति ने क्या करा, जो चीज़ें मिक्स थी, उन्होंने क्या करा, आधुनिक भारत के समाज की नींव को मजबूत किया। ठीक है, जब भी जाकर के आगे चीज़ें संभव हो पाई। तो यहाँ पे हमारा जो है ये पूरा लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लगा हो कि मैं आपको सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ सजेशन देना चाहें तो वो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है, कि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ें सही करके आ पाऊँ। ठीक है, सो फॉर नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।